नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की खबरों का जायजा लेते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी पर सियासी पारा हाई हो चला है। पूरी खबर जानिए हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित के साथ। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कई जगहों पर केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वीएचपी ने भी उनके खिलाफ जगह जगह पे केस दर्ज किया है। वजह एक है उनकी तरफ से जो विवादित बयान दिया गया था। जी हाँ, बता दें कि शनिवार को एक सभा में गए थे और उस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने डेंगू मलेरिया की तुलना जो है सनातन के साथ कर दी। उन्होंने कहा जिस तरीके से डेंगू मलेरिया और कोरोना को चाह रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए, जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, ठीक उसी तरीके से सनातन को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। यानी कि ये विवादित बयान उनका सुर्खियों में आ चुका है। अब तमाम पार्टी उनके ऊपर हमलावर है। इंडिया गठबंधन में स्टालिन आते हैं और स्टालिन के बेटे भी इंडिया गठबंधन में आते हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। आखिर इस विवादित बयान के बाद उनका कोई बयान क्यों नहीं निकल के सामने आया, उनकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आई। और ऐसे में बता दें कि चित्रकूट में जाके जब जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया था तब उन्होंने भी कहा कि ये इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन के लोग तरह तरीके के बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ। और ऐसा ही एक बयान स्टालिन के बेटे यानी कि उदयनिधि का निकल के सामने आया। अब देखिए केस दर्ज हो चुके हैं, कई जगह पे केस दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इंडिया के पार्टी की तरफ से, इंडिया के गठबंधन की तरफ से ये जो पार्टी का बयान निकल के सामने आया है, बेटे का बयान आया है मुख्यमंत्री का, क्या इस पे अरविंद केजरीवाल या तमाम जो ऐसे दल है जो इंडिया गठबंधन में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या नहीं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। बागेश्वर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी यहां पर कर चुका है। कल इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान यहां पर होना है। 1,18,000 से ज़्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उपचुनाव के जरिए वो अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम यहाँ पर करेंगे ताकि उनके क्षेत्र में जो विकास के काम है वो तेज गति से यहाँ पर हो सके। निर्वाचन की तरफ से इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। 188 मतदान स्थल वहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर प्रशासन की टीमें नियुक्त रहेंगी, पुलिस प्रशासन की टीमें सुरक्षा के लिए नियुक्त रहेंगी। कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है वो यहाँ पर बनी रह सके और एक निर्वाचन की जो शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी इस निर्वाचन के लिए पूरी तरह से यहाँ पर कर दी है। मतदान के लिए उनकी तरफ से जीत के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस तरीके से उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव के लिए इतना जीत का आगाज यहाँ से करना चाहते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता इस बागेश्वर विधानसभा सीट पर किसे अपना जनप्रतिनिधित्व चुनती है और किसको अपना यहाँ पर विधायक चुनती है। उसके लिए ईवीएम के जरिए अपना मत का फैसला वो सुरक्षित करेंगे। कैमरामैन अश्विन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चली हैं। कैसी चल रही हैं तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। सत्र होने वाला है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो प्रशासन है उसने कर ली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विधानसभा यहाँ पर है और जो तमाम मंत्री हैं या फिर विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो रहेगी। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और ऐसे में जो बाहर से कहा जाए कि पूरी सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है। वहीं बॉर्डरों की बात की जाए तो बॉर्डरों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी अराजक तत्व हो वो ना पहुँच सके। 5 से 8 सितंबर तक ये पूरा मानसून सत्र चलेगा जिसमें जो अनुपूरक बजट है वो लाया जाएगा। साथ साथ जितने भी बजट पास हुए हैं उसे भी सामने लाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से ये स्वरूप रहेगा और किस तरह से विपक्ष सरकार पर जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर हावी नजर आएगा। और सरकार की बात की जाए तो कितने जो उनके प्रस्ताव है वो पारित होते हुए नजर आएंगे। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पर फायरिंग की है। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी से जानिए पूरी रिपोर्ट। बिहार के नालंदा
जिला में केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह के करीबी रिश्तेदार को बदमाशों ने मारी गोली। सिलावा थाना अंतर्गत हरा गांव में 5 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह के समर्थक साहू दूर के रिश्तेदार कुमार प्रगति को गोली मार दी है। वारदात में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घायल को इलाज के लिए बिहार के शरीफ सदर अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए तुरंत ही पटना के PMH रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से गोली मारी गई है। घायल व्यक्ति को बयान के अनुसार उसके द्वारा गांव में आरपी सिंह के एक कार्यक्रम में गए थे, तभी से उस लोगों ने दुश्मनी बनाई रखी थी, जिसके परिणाम आज देखने को मिला है। आज कुमार प्रगति के पेट में एक गोली मार दी है और वहीं कहा है कि तुम आरपी सिंह के पास क्यों जाते हो, उसको भी देख लेंगे और आज तुमको भी देख लेंगे। हमले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने कहा कि जिस पर गोली चलाई है वह मेरे करीबी रिश्तेदार है, वह मुझे मिलने आते रहते हैं। आज भी वह मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मिलने के बाद उसे मारने की कोशिश की गई थी, उसी गोली मारी गई और उससे कहा गया कि मेरा साथ छोड़ देना चाहिए था, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा है जो JDU से नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मेरे रिश्तेदार पर हमला कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित कर चैन की वसी बजा रही है। चाचा भतीजे की सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू कुमार पर अपराधियों ने गोली चलाई है। बिहार की जनता खौफ से साए जी रही है। बिहारवासी गुंडाबाजी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। नीतीश बाबू का राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मंत्री आरसीपी के जो करीबी रिश्तेदार थे उसको जो है पेट में गोली मारी गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार बिहार के अंदर इतना गुंडा राज हो गया है कि नीतीश बाबू आखिरकार क्यों गुंडा राज पे सख्त कानून नहीं बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद आरपी सिंह की तरफ से कहा गया कि वो मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, वो मेरे से मिलने के लिए इस प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको गोली मारी गई है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी। हापुड़ में वकीलों के आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज हापुड़ पहुंचे हैं। आपको बता दें, हापुड़ में वकीलों के हुए ऊपर लाठीचार्ज के मामले में वकील लगातार हड़ताल करते हुए जिला सत्र न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी धरने प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहां पहुंचे हैं और वकीलों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि काले कोट वालों से सरकार न टकराए, वरना ये काले कोट वाले सरकार का चेहरा काला कर देंगे। वहीं संजय सिंह ने कहा है कि निहत्थे वकीलों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें 30 से ज्यादा वकीलों को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही संजय सिंह का कहना है कि जिन अधिकारी, कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों ने वकीलों को निशाना बनाया था और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए तथा वकीलों की जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार को तुरंत मानना चाहिए। साथ ही संजय सिंह ने SIT पर उंगली उठाते हुए कहा है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा घोटाला प्रदेश सरकार के सामने आता है तो उसमें SIT प्रदेश सरकार खेलने लगती है। साथ ही संजय सिंह का कहना है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले यदि उनकी बहाली होती है तो देश की संसद में हापुड़ के वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला भी चर्चा में रहेगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर बुलंदशहर में भी वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ में हुए अधिवक्ता पर लाठीचार्ज को लेकर बुलंदशहर में भी आज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दूं, हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर बुलंदशहर में आज यूपी बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। वह अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द हापुड़ के DM SSP को हटाया जाए। जिन दोषी पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो साथ ही साथ जो वकील घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। मांग पूरी न होने के चलते अधिवक्ता लगातार कल यानी 5 तारीख को कचहरी परिषद में प्रमुख सचिव और DGP का पुतला भी दहन करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि 6 तारीख को एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन और बड़ा चलेगा। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। ललितपुर में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश जैन। ललितपुर में
झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई मासूम मौत के गाल में समा गए। हम आपको बता दें कि जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा में भी कुछ इसी तरह का आलम है। वहाँ पर भी कई झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास ना तो डिग्री है और ना ही डिप्लोमा। हम आपको बता दें कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको किसी न किसी ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य है जिसके चलते वह धड़ल्ले से अपने क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारी ललितपुर सीएमओ से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के अवैध क्लिनिक किसी भी हालत या किसी भी दशा में नहीं चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक टीम गठित कर दी है और वह इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बाद जो तथ्य उजागर होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो डिग्रीधारी या जो बगैर डिग्री के जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करी जाएगी। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए आगरा में 50,000 के इनामी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सचिन गुर्जर। तो आगरा पुलिस की देर रात्रि बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें बाइक सवार बदमाश के साथ आगरा पुलिस और सर्विलांस टीम की देर रात्रि मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें बदमाश 50,000 का उक्त इनामी बताया जा रहा है, जिस पर तमाम मुकदमे पहले से चल रहे हैं। वो आगरा पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। यह पूरी कार्रवाई डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार की टीम द्वारा की गई है, जहां पर थाना मलपुरा क्षेत्र के इंचार्ज और खैरागढ़ ACP महेश कुमार की भी संयुक्त कार्रवाई रही है। पूरा मामला मलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 50,000 के उक्त इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और कहीं न कहीं वहीं गोली लगने के कारण व्यक्ति घायल हुआ, तो आगरा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आगरा से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुर्जर की रिपोर्ट। हरदोई में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें पूरा मामला हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर युवक ने चांदी के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि जब ये सूचना उनके परिजनों को पहुंची, परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अब परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि जो कारण है उसका मौत का, पुलिस उसकी जांच कर रही है। आखिरकार उस युवक ने क्यों आत्महत्या की, क्या कारण था, अब देखना ये होगा कि इस युवक के मौत का कारण क्या है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर नजर आता है। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। हाँ, एक और प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार चारों तरफ उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली जिले में आज भी विकास से अछूते कई गांव देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा गांव सामने देखने को मिला जहां के लोगों के आवागमन को लेकर आज भी कोई संपर्क मार्ग नहीं है और लोग जो है जो कच्चा मार्ग है तालाब के बीच से बनाया हुआ ग्रामीणों की मदद से मार्ग है, उसी से आने जाने को लेकर मजबूर हैं, जिसका आक्रोश आज भी गांव के लोगों में देखने को मिला। और आज ग्रामीणों के द्वारा उसी मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर लोगों ने DM माला श्रीवास्तव को एक ज्ञापन देते हुए गुहार लगाई है कि गांव के आवागमन की जो सड़क है उसको बनवाया जाए। बता दें कि जहां प्रदेश सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि चारों तरफ विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन आज भी रायबरेली जिला विकास से अछूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया गया तो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस पूरे मार्ग को बनवाने के लिए उच्च अधिकारियों से शिकायती पत्र देकर अपील की गई, लेकिन आज भी गांव का रास्ता वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के खुलासी मुझे परासी का है, जहां का आवागमन का मार्ग जो है वो भी आज अछूता हुआ विकास से दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि वहां के ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर CM से भी शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव का रास्ता नहीं बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिला अधिकारी कार्यालय पे पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव का रास्ता नहीं बनाया गया तो इसको लेकर वो धरने पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि आवागमन में खासी परेशानी होती है, वहीं
जो रास्ता है वो काफी गड़बड़ है, जिसमें जो है बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके आने जाने में भी समस्या होती है और खास तौर से बरसात में कीचड़ हो जाता है, जिसको लेकर बच्चे स्कूल आने जाने में असमर्थ होते हैं और बच्चे विद्यालय भी नहीं पहुंच पाते। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों को निर्देश दिया गया है और जल्द ही इस मार्ग को बनवाया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। मोतिहारी में दबंगों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी में एक बड़ा घटना घटी, जहां जिसको बताया दबंग मुखिया ने आकर घर गरीब परिवार के आशियाना को उड़ाया। पूरा मामला मैं आपको बता रहा हूँ, मोतिहारी के तिरकौलिया थाना क्षेत्र के बिजुलपुर में एक घटना घटी है। पहले दबंग मुखिया पति अपने सहयोगी के साथ घर पर उसके पहुंचकर गाली गलौज करने के बाद मारपीट के बाद घर में घुसकर लूटपाट करने की। उसके बाद वहां उससे भी मन नहीं भरा, तब उसके घर में आग लगा दी। आग लगा देने के बाद गांव में अफरा तफरी के बचा, लेकिन दबंग मुखिया पति के चलते गांव के लोग कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो उस परिवार के घर के सारा चीज जल चुका, घर भी चल गया, आशियाना भी जल चुका। जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद घर वाले ने पुलिस को बताया कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि थाना FIR किया था, लेकिन थाना प्रभारी FIR नहीं करने के कारण मुखिया जी ऐसा किए। अब देखना है उस गरीब का कैसे पुलिस मदद कर रही है। अब मुखिया के ऊपर उसके सहयोगी 5 लोगों पर आप FIR दर्ज की गई है। अब पुलिस कब और दबंग मुखिया पति को गिरफ्तार कर सजा दिला रही है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश की राजधानी नई दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए पूरी खबर। नई दिल्ली में G20 समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पूरी दिल्ली के साथ ही मेट्रो स्टेशनों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में लगातार G20 सम्मेलन के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के कई इलाके बंद रहेंगे। साथ ही दिल्ली में 3 दिनों तक सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। अब दिल्ली मेट्रो की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान मेट्रो स्टेशन के गेट एंट्री और एग्जिट के लिए बंद रहेंगे, जबकि मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। G20 आयोजन के दौरान 8 से 10 सितंबर के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट स्टेशन में प्रवेश के लिए नहीं खुलेंगे। डीसीपी राम गोपाल नाइक ने बताया कि G20 के कारण 8, 9 और 10 सितंबर को सुरक्षा के कारण मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद किए जाएंगे। ऐसे में मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद करने के साथ ही साथ हालांकि मेट्रो के द्वारा आवाजाही होगी, लेकिन ये तमाम गेट नहीं खुलेंगे। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी और एडवाइजरी मेट्रो विभाग के द्वारा दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में लगातार जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, तमाम मेट्रो स्टेशनों के गेट को बंद करने के साथ ही साथ आसपास के इलाकों को भी सील किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किया जा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली में 3 दिनों छुट्टी रहने के दौरान स्कूल और ऑफिस बंद रखे गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए अब एकमात्र साधन मेट्रो ही बचता है। इसलिए मेट्रो के द्वारा भी एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई है, ताकि लोग पहले से ही अपनी यात्रा को प्लान कर सके और इस समय के दौरान किसी को भी परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।